नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। बार बार ये सवाल विपक्ष उठा रहा है और बार बार आम लोगों के मन में भी ये बात आ रही है कि क्या ईडी और सीबीआई जैसे संगठन या ईडी और सीबीआई जैसे संस्थाएं हैं जो संवैधानिक रूप से बहुत मजबूत मानी जाती हैं, क्या ये राजनीतिक दलों का हथियार बनती रही हैं क्या, पहले भी और आज भी बन रही हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक सवाल और भी है कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक रूप से इन एजेंसियों का इस्तेमाल मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कभी जो लोग पहले सत्ता में थे, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अन्य हो, वो भी गाहे बगाहे इस तरीके के हथियारों का प्रयोग करती रही हैं। बात ये दीगर है कि उस वक्त सीबीआई का उपयोग, दुरुपयोग, जैसे भी आप कहें, सरकारें करती रही हैं। अब ईडी को इतना ताकतवर बना दिया गया है कि ये सीबीआई, इनकम टैक्स जैसे जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनसे सबसे बड़ा हथियार ईडी बनकर उभरा है मौजूदा 10 साल के शासनकाल में। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की दलील है कि भ्रष्टाचार परवार हम कर रहे हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि लोग इसीलिए जो बिलबिलाए हुए हैं, जो जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक हथियार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस्तेमाल कर रही है। आज मंथन में यही सवाल लेकर आए हैं कि अगर इतिहास में जाकर देखेंगे तो ईडी का इस्तेमाल हमेशा विपक्ष के लिए हुआ है, चाहे एनडीए की सरकार रही हो या फिर यूपीए की सरकार रही हो। राजनीतिक दल हमेशा से ईडी को अपना हथियार बनाते आए हैं। और सबसे बड़ा सवाल भी आज हम मंथन में यही उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार परवार या राजनीतिक हथियार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल एक बार फिर नए सिरे से उठा है। आज दिन भर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन हुए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सुबह से दिल्ली में आईटीओ पर जुटे। पुलिस ने वहां उनको घेरा, खदेड़ा। इसी तरीके से राउ जेवन्नी कोर्ट के आसपास लोगों को फटकने ना देने के लिए भारी इंतजाम किए गए थे। लेकिन कुल मिलाकर पूरे देश में विभिन्न भागों में इस तरीके के प्रदर्शन और धरने हुए। और देर शाम इंडिया वाले गठबंधन के प्रमुख नेता वहां पर गए चुनाव आयोग के पास, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चुनाव आयोग जिला के जो अधिकारी हैं, डीएम, एसपी, डीआईजी, स्टेट के डीजी, चीफ सेक्रेटरी, इनको हटाते हैं, तो ईडी और सीबीआई क्या उनके अख्तियार से बाहर है? क्या अब इस वक्त क्या इन एजेंसियों का दुरुपयोग की अगर शिकायत हो रही है तो क्या इन पर कोई नकेल चुनाव आयोग नहीं लगाएगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं। बहुत सारे किंतु परंतु आज थे। केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई, ये एक मोटी मोटी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। राजनीतिक लिहाज से अगर देखा जाए तो कल से अब तक पूरे देश में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बवंडर है। हालांकि यह अनुमान था कि वह जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन कल देर रात केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और उनको हिरासत में तो पहले ले लिया गया था, लेकिन उनको देर रात गिरफ्तार करके ईडी मुख्यालय ले जाएगा, जिस पर तमाम राजनीतिक दलों ने एक के बाद एक तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके कहा कि हार के डर से ये गिरफ्तार कर रहे हैं, और लालू ने एक स्लोगन दिया, हार के डर से गिरफ्तार। ये लाचार मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार करती आई है। संयोग की बात तो यह है कि लालू यादव की सिटिंग सीएम रहते हुए चारा घोटाले में गिरफ्तारी हुई थी, तो जब केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो उनका दर्द छलक उठा। समाजवादी पार्टी के नेता संजय लाठर तंज कसते हैं कि भाजपा की वॉशिंग मशीन बहुत तेज काम कर रही है। दूसरे दलों पर झूठे आरोप मढ़कर भाजपा उन्हें ईडी सीबीआई का डर दिखाकर पार्टी ज्वाइन कराती है। जो भाजपा में शामिल हो जाता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो भाजपा के अनुसार नहीं चलता है, ईडी सीबीआई उसे गिरफ्तार करती है, उसे कुचल देती है। विपक्ष में मची हलचल से साफ है कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर अब आक्रामक हुआ है और इसे मुद्दा बना रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए
तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी संकट में है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो त्वरित सर्वे आज देखने को मिला, एक सर्वे एजेंसी है सी वोटर, उसका एक सर्वे मैं देख रहा था, तो उसके मुताबिक 52% लोगों ने कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से एक तरीके से एक लाभ मिलेगा, आम आदमी पार्टी को सिंपैथी वोट मिलेगा। 42% लोग इसे गलत मानते हैं। तो कुल मिलाकर अगर सर्वे की माने तो मोटे मोटे तौर पर इस जो पूरी गिरफ्तारी और घटनाक्रम का चुनावी लाभ केजरीवाल और इंडिया वाले गठबंधन को मिलता नजर आ रहा है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी इस गिरफ्तारी को जायज भी ठहराया है। तो कोर्ट में आज जिस वक्त राहुल जी कोर्ट में केजरीवाल को ईडी ने पेश किया, उस वक्त जो कोर्ट में जो ईडी ने दलील दी, वो दलीलें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ईडी ने कहा कि नगद में रिश्वत दी गई है, चैट से लेन देन का खुलासा हुआ है, घोटाले के बड़े किरदार केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, केसीआर जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना की, उनकी बेटी के कविता नायर हैं, केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना हैं। ये बात कही है केजरीवाल के जो उनके गिरफ्तारी के पक्ष में तर्क रखते हुए ईडी ने इस तरीके की बातें कही हैं। घोटाले के सरगना इस शब्द का प्रयोग किया है। हालांकि इस शब्द पर एतराज है विपक्ष को, वो कह रहे हैं कि ईडी किसी राजनीतिक नेता की तरह बयान और अपनी भूमिका अदा कर रही है। ईडी कहती है कि भूमिका के लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं, सहयोगियों के काम के लिए वो भी जवाबदेह हैं। केजरीवाल एक तरीके से कर्ता धर्ता ही हैं। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गोवा चुनाव के लिए 45 करोड़ रुपया हवाला कारोबार के जरिए उन्होंने लिया था। के कविता ने 100 करोड़ रुपया शराब घोटाले के एवज में दिया है। विजय नायर ने बिचौलिए का काम किया। इस तरीके की बातें बहुत सारी निकल कर आई। ईडी ने अपना तर्क दिया है, दलील दी है कोर्ट में। अभी कुल मिलाकर अब इसमें पूरा मसला है, पीएमएलए कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। एक बात बार बार इस बात को कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कहते हैं कि अगर आप निर्दोष हैं तो कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रहा। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, बहुत सारे लोग अंदर हैं, उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही। बार बार ये बात बीजेपी के नेता कहते हैं। जवाब में विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि पीएमएलए एक्ट में संशोधन करके इस कानून को ऐसा बना दिया गया है कि जब तक चाहे जिस व्यक्ति को आप अंदर रख सकते हैं। बहुत सारे इसमें इस तरह के प्रावधान विधान है बिना किसी सबूत के। तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक दुरुपयोग की बात हो रही। पीएमएलए एक्ट 2002 में बनाया गया, 1 जुलाई 2005 को इसे लागू किया गया। प्रमुख उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। इसके दायरे में बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी जो कंपनियां हैं, आरोपी को आसानी से जमानत मिल जाती थी। उन्हें जेल में रखने के लिए यह एक्ट बनाया गया। इसकी वजह है कि कानून के सख्त जो धाराएं हैं, सेक्शन 45 में जमानत के कुछ कठोर शर्तें दी गई हैं। आरोपी को खुद साबित करना होगा कि आरोप बेबुनियाद है। यह है पीएमएलए एक्ट की सख्ती। धारा 45 में आरोपी की जमानत के लिए कठोर शर्तें हैं। पीएमएलए के तहत अपराध जो है वो संज्ञेय और गैर जमानती है। ये इसका कुल मिला के परिस्थितियां ये बताई गई, इसका प्रावधान नहीं है। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ईडी ने सिर्फ 6 केस दर्ज किए हैं और तमाम तरीके से अब तक अगर देखा जाए तो यूपीए सरकार के मुकाबले ईडी ने एनडीए की सरकार में कई गुना ज़्यादा काम किया है, ये कहा जा सकता है। कई गुना मुकदमे ज़्यादा दर्ज किए हैं, कार्रवाई की है, लेकिन सिर्फ 24 मामलों में ही सजा हुई है। और अगर पूरे मामलों को अगर देखा जाए, 1142 मामलों में चार्जशीट हुई है, करीब 5000 लोगों के यहाँ तलाशी हुई है, 25 में ट्रायल पूरा हुआ है और 24 में सजा हुई है। और ये सजा का प्रतिशत कुल मुकदमों या कुल जो मसलों को लेकर है तो वो 0.04% आता है। इसी बात को लेकर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि जब सजा का प्रतिशत इतना कम है, चार्जशीट आप लगाते रहिए, तो लोगों को इससे साफ है कि कोर्ट ये नहीं मानता कि इसका सदुपयोग हो रहा है। अगर ऐसा मानता तो भ्रष्टाचार के मामलों में उस सजा का प्रतिशत बहुत ज्यादा होता और इसका राजनीतिक उपयोग हो रहा है। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है और टाइमिंग को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता, संयोजक, मुख्यमंत्री, वो क्या कह रहे हैं उसको आप जरा सुन लीजिए। मेरा जीवन देश के लिए
समर्पित और चाहे अंदर हो या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित और चाहे अंदर हो या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित और चाहे अंदर हो या बाहर। कुछ और लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। विपक्षी नेता हैं, पक्ष के लोग हैं। अनुराग ठाकुर, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, उसे सुना जाए। मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और जब इतने लोगों का प्यार और आशीर्वाद साथ होता है ना, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस देश के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले, चुनाव की घोषणा होने के बाद इस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना सिर्फ एक चीज दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। वो एक एक करके सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। ये क्या तरीका है? ये चुनाव जीतने का, लड़ने का, जीतने का क्या तरीका है? इस देश में क्या लोकतंत्र बचेगा? मुझे लगता है कि इन्होंने सचमुच में जो है जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, इस देश में तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि पार्टी कार्यालय को भी चारों तरफ से सील कर दिया गया है और यहाँ पर मैं उनके परिवार से मिलने के लिए आया हूँ। परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके परिवार की हालत क्या है कल रात से, किसी को नहीं पता है। शुचिता की राजनीति की बड़ी बड़ी बातें करती थी, ज्ञान बांटती थी और आज भ्रष्टाचार से भागने का काम कर रही हैं। अब कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना। और ये नैतिकता की बात करते हैं राजनीति में, तो एक कानून की प्रक्रिया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उचित कार्रवाई के दृष्टिकोण से हो रही है, जिसमें उनको न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारी बातें जो कही जा रही हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए। लूट आपने किया, चोरी आपने की, भ्रष्टाचार आपने किया, तो जवाब भी आपको देना है। और अरविंद केजरीवाल क्या, हर कोई अपराधी, हर कोई आरोपी जो चोरी भ्रष्टाचार करता है उसका यही परिणाम होता है। और ये तो पहले से तय था। जब उनके उप मुख्यमंत्री, उनके सांसद जेल में गए थे, इनको नहीं पता था इन्होंने क्या किया, इसलिए जांच से भाग रहे थे। 8-8, 9 सम्मन होने के बाद पेश नहीं हो रहे थे। मैं तो माननीय न्यायालय का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने स्थिति स्पष्ट की कल कि भाई आपको जांच के सामने जाना पड़ेगा। और ये परिणाम तो होना ही था, ये सर्वविदित है। सबने अपनी याचिका वापस ले ली है। देखो माननीय हाई कोर्ट का निर्णय कि भाई अगर ये टिप्पणी है सर कि ये प्रूफ देखने के बाद कि आप अभी तक जेल से बाहर क्यों हैं, ये बहुत बड़ा बयान है। और सरकार चलेगी सर? जेल से गैंग चलता है, जेल से सरकार नहीं चलती। हाँ, गैंग चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी स्वतंत्र हैं, उस पर भी कानून नजर रखे। मनोज तिवारी चुटीली टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे जेल से सरकारें नहीं, गिरोह चला करते हैं, गुंडे, बदमाश, माफिया, वो अपने गैंग चलाते हैं जेल से। पता नहीं किस उसमें कहे गए वो, लेकिन अगर जेल से गैंग भी चल रहे हैं तो ये भी एक तंत्र और सिस्टम का फेल्योर है। अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने क्या कहा, वो आपको सुना दें।
तो मैंने उसके बारे में 2 बार लेटर लिखा। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। पूरे मामले में एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से देर शाम मिला। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के नेता, सीताराम येचुरी वाम दल के नेता, वामपंथी नेता, सीपीआई के नेता, इसी तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के कई नेता, पूरे इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव आयोग से मिले और बहुत सारी उन्होंने बातें कही। आयोग से कहा कि भाई जिस तरीके से आप आचार संहिता लगने के बाद सारी सत्ता सिस्टम आपके हाथ में आ जाता है, तो ईडी और सीबीआई क्यों बेअंदाज हैं, इनको क्यों बाहर रखा गया है, इनको क्यों छूट दे रखी गई है। इस दौरान जो भी नियुक्तियां, जो कार्रवाई हो, वो कम से कम चुनाव आयोग के देखरेख में होनी चाहिए और या तो नहीं होनी चाहिए। 2 महीने आगे पीछे करी जा सकती है सारी चीज़ें, इससे चुनाव प्रभावित होगा इस तरह की कार्रवाई से। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, वो उन्होंने चुनाव आयोग को जो कुछ इंडिया ब्लॉक की तरफ से दिया गया लिखकर, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। ढांचे का जो पूरा कानून है वो ये कहता है, बड़ी बहुत अनूठी बात है भारत के बारे में, कि अगर कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध है तो संवैधानिक संशोधन भी असंवैधानिक करार किया जा सकता है। अब इसको हमने कैसे पक्ष रखा, जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, समतल जमीन, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं, उसको समतल नहीं रहने देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, तो उसका सीधा दुष्प्रभाव पड़ता है स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर। सिंघवी किसी समतल जमीन की बात कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से सब कुछ एक सा है, सारे लोग एक से हैं, सबके साथ एक सा व्यवहार है, इसीलिए आचार संहिता लगती है, तो उसको जब ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के जरिए सरकार उसको समतल नहीं रहने देती, पॉलिटिकल जमीन की वो बात कर रहे हैं, तो फिर इसका असर सीधे चुनाव पर पड़ता है। इसीलिए हमने आज ये मंथन में सवाल उठाया है कि ये भ्रष्टाचार परवार है केजरीवाल की गिरफ्तारी या राजनीतिक हथियार है। हमारे साथ मंथन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत कुंवर साहब। मलिक जावेद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। अवधेश भार्गव वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक महेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। संजय श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आम आदमी पार्टी के निर्माण से लेकर उरूज तक वो उन्होंने बहुत करीब से आम आदमी पार्टी को कवर भी किया है। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं और प्रखर श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के काफ़ी प्रखर प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों को बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। माफ़ कीजिएगा, हाँ, आम आदमी पार्टी के ही प्रवक्ता हैं प्रखर, आपका ही स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। प्रखर श्रीवास्तव, मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर कोई सरकार या कोई एजेंसी अगर भ्रष्टाचार पर वार करती है तो आप कैसे कह सकते हैं कि राजनीतिक हथियार है ये? राजनीतिक रूप से जमीन को समतल न रहने नहीं दिया जा रहा है, उसको अपने मुताबिक बनाया जा रहा है। भाई बहुत सारे
सबूतों के आधार पर तो केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई होगी। प्रखर, अनम्यूट करिए। दुर्गेन जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार। देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता सिर्फ उछलता है। जंग मैदान पर नहीं मीडिया पर जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। दुर्गेन जी, भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा ये दिखा रही है किस तरीके से उन्होंने, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करा है हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी, जबकि उनको नोटिस सर्व हुआ था 22 तारीख को उनको उच्च न्यायालय में पेश होना था, मगर पता नहीं क्या ऐसी विडंबना थी उनकी कि उनको उसी रात को गिरफ्तार करना पड़ गया। साफ भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ ईडी ने किस तरीके से उच्च न्यायालय की अवहेलना करी, ये हम लोगों को भी पता है और आपके सम्मानित दर्शकों को भी पता है। और रही बात दुर्गेन जी, मैं आपसे पहले भी कहता हुआ हूं, आज भी कहता हुआ हूं, हम लोग ईडी को एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठों की तरह काम कर रही है, चाहे वो कोई भी हो, विपक्ष, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी। आप लोगों ने कह के पंगा ले लिया है। आपके सांसद संजय सिंह बोर्ड लगा के उसको आमंत्रण देते थे ईडी को, आओ भाई मेरे घर आओ। केजरीवाल कहते थे मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। आप कह रहे हैं एंटरटेनमेंट में मानता हूं, तो आप लोग एंटरटेनमेंट को कस के कर भी रहे हैं आजकल। दुर्गेन जी, हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये बदर हुड़कियों से डर जाएंगे, ये जेल भेजेंगे, क्या हम इनसे डर जाएंगे? ना हम कभी डरे हैं, ना कभी हम झुके हैं। हम लोगों ने केजरीवाल जी के दिल से पूछो क्या बीत रहे उन पर। केजरीवाल जी के दिल से पूछो कितना बेचारे अकेले पड़े हुए हैं इस समय वो। जी दुर्गेन जी, हम लोग भगत सिंह को मांगने वाले में से लोगों से, हम लोग किसी की जेल और सलाखों से डरते नहीं है। मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करती हुई जा रही है, ये हम भी देख रहे हैं और आपके सम्मानित दर्शक भी देख रहे हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। 2024 का चुनाव करीब है दुर्गेन जी, इनको किस तरीके से जनता बोरिया बिस्तर बांध के इनको 2024 में भेजने जा रही है, ये ना आप आने वाले समय में आपको बहुत जल्द और आपके दर्शकों को बहुत जल्द दिखने वाला है। ठीक बात। मैं प्रखर आऊंगा आपके पास, चूंकि जपेंद्र जी व्यग्र हैं जवाब देने के लिए। मैं एक तो निवेदन करूंगा सभी से कि मैं आऊंगा, आप सभी के पास आऊंगा बारी बारी से, तो कृपया व्यग्र ना हो। जपेंद्र जी बोलिए, दीजिए जवाब। अभी हमारे आम आदमी पार्टी के युवा प्रवक्ता ने कहा, तो हमने भी सुना, सब पैनलिस्ट ने भी सुना, भाई एंटरटेनमेंट तो इन्होंने राजनीति का बना दिया। अरविंद केजरीवाल जी के गुरु हैं अन्ना हजारे जी, उन्हें हमने सुना, अभी इस स्क्रीन पर सुना, अन्य चैनलों पर भी सुना। उन्होंने कहीं अरविंद केजरीवाल की पैरवी नहीं, कहीं उन्होंने ये नहीं कहा जो सच के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मेरा शागिर्द सच्चा है, मेरे शागिर्द को कहीं झूठा फंसा दिया गया और उसके साथ अन्याय हो रहा है। पहली प्रामाणिकता तो यहां है। अब दूसरी तरफ आ जाएं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी आम आदमी पार्टी ने, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा करा, इन देश के युवाओं को एकजुट करा, और उसके बाद करा क्या, इनके तो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते थे। तो पहली सरकार में जब पहला गोपाल राय जी की मिनिस्ट्री में परमिट घोटाला हुआ, तो वहीं से समझ आ गया था कि अब इस सरकार की अगली चाल क्या है। सिवाय धन संग्रह करने के, भ्रष्टाचार करने के, आपने कोई विभाग अपने पास नहीं रखा। ठीक है, अच्छी बात है आपने नहीं रखा, क्योंकि आपको पता था कि हमने करना क्या है और उन चीजों से निजात कैसे पाई जाएगी। आपने नहीं वो करा, लेकिन आपके मंत्री निरंतर भ्रष्टाचार करते रहे, निरंतर लेन देन होता रहा,
और आपको पिछले 6 महीने से निरंतर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, आप उसकी भी अवहेलना करते रहे, आप जांच एजेंसियों को भी धत्ता बताते रहे, आप हर चीज को राजनीति से जोड़ने के माहिर थे। ठीक है, समझ में आता है, लेकिन वो पॉजिटिव वे में जब तक था तब तक इस देश का युवा समझ रहा था। आप अपने आंदोलनों में, अपने कार्य प्रणाली में आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनकी आप क्रांतिकारियों के चेहरों का आपने इस्तेमाल करा। क्या अब इस देश के अंदर अगर कोई राजनीतिक दल या कोई ऐसे नए चेहरे भ्रष्टाचार के खिलाफ आकर राजनीति मुहिम शुरू करने का प्रयास करेंगे तो युगों युगों तक उन नए लोगों के ऊपर देश का युवा भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके खिलाफ इतने सबूत मिल चुके हैं, इतने सबूत मिल चुके हैं, आपका आधा मंत्रालय जेल में है। तो ये लोकतंत्र की महिमा है। अरे अब तो मुख्यमंत्री जेल में है, बाकी लोगों को कुंवर साहब मुख्यमंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है, पूरा मंत्रिमंडल जैसा आप कह रहे हैं, तो अब तो जब आप लोग भेजने पर ही तुले हुए हैं तो जाहिर सी बात वो रहेंगे। मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं आऊंगा, मैं लौट रहा हूं, मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा और ब्रेक से लौटूंगा तो कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका है इस पूरे घटनाक्रम पर। एलआई जो है, इंडिया वाला गठबंधन है, केजरीवाल की गिरफ्तारी उसके लिए कितना बड़ा सेटबैक है, ये जानेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। भ्रष्टाचार पर वार ईडी क्या राजनीतिक हथियार है, यही आज मंथन में बड़ा सवाल। सीधे रुख करेंगे कांग्रेस के नेता मलिक जावेद का। मलिक जावेद, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता भी आम आदमी पार्टी के साथ में खड़े हैं, पूरा गठबंधन आपका साथ में खड़ा है। अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे थे कि मूल ढांचे के विरुद्ध है, ये टाइमिंग गलत है। वो कह रहे हैं वो जो जमीन बनती है उस जमीन को उबड़ खाबड़ बीजेपी कर रही है। क्या बातें कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही, क्या कौन कौन सी बातें कहाँ कहाँ। भाई सीधा साधा मसला ये है कि भ्रष्टाचार की बात है और ईडी ने कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार की बात होती, ईडी कार्रवाई करती तो फिर हेमंता बिस्वा शर्मा पे भी करती, छगन भुजबल की फाइल न खोती, और जो जितने भी अभी अशोक चौहान कांग्रेस के नेता थे उनको राज्यसभा पहुंचा दिया। उन पे प्रचार करते थे कि इन्होंने वहां पे आदर्श सोसाइटी घोटाला किया है। बहरहाल ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रॉब्लम क्यों हो रही है। इस सरकार ने, मोदी सरकार ने पीएमएलए एक्ट को इस तरीके से संशोधित किया है कि प्रोसेस को ही पनिशमेंट बना दिया गया है। अब प्रोसेस ही पनिशमेंट है। कोर्ट तो बहुत बात की बात है, बार बार कहते हैं बेल क्यों नहीं मिल रही, बेल क्यों नहीं मिल रही। प्रोसेस ही पनिशमेंट है। इस पूरा जो क्रिमिनल लॉ का सिस्टम है उसमें आरोपी को सिद्ध नहीं करना पड़ता कि उसने कुछ गलत किया है, वो प्रोसिक्यूशन को सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन इस पीएमएलए एक्ट में उल्टा है, आप पे जो चार्ज लगाया जाता है, ईडी लगाती है, तो आपको प्रूफ करना पड़ता है। और इसमें सबसे खतरनाक जो संशोधन इन्होंने किया है, प्रोसीड ऑफ क्राइम को ये डिफाइन नहीं कर पाए कि प्रोसीड ऑफ क्राइम कैसा हो रहा है। और बार बार अभी जतेंद्र भाई कहते हैं बहुत सारे सबूत मिल गए, बहुत सारे ये मिल गए। मुझे ये बता दें कितने रिकवरी हुई मनी की। और ईडी जो है आज वसूली डिपार्टमेंट बन चुका है भाजपा का। ये छापा मारते थे और कंपनियां इनको चंदा देती थी। वो सुप्रीम कोर्ट में पूरी दुनिया में उजागर हो गया है कि ईडी किस तरीके से काम कर रही है। ईडी की क्रेडिबिलिटी जो है भाजपा ने खत्म कर दी है, समाप्त कर दी है। आज देखने में ये आ रहा है, जहां छापा मारती है ईडी वही चंदा भाजपा को दे देती है। 350 करोड़ कोई दे रहा है, 200 करोड़ कोई दे रहा है। कोई कंपनी तो ऐसी जिसका 20 करोड़ का टर्नओवर ओवर है और 100 करोड़ भाजपा को चंदा दे रही है। तो भाजपा का ये इलेक्शन डिपार्टमेंट है जो कि इनके लिए चंदा वसूली कर रहा है और विपक्ष को जेल में डालने का काम कर रहा है। और यही कार्रवाई जब भाजपा के नेताओं पे होती है तो मुझे बता दो कितने, 1-2 केस बता दो, उदाहरण जतेंद्र भाई 2 उदाहरण बता दो जहां भाजपा के नेताओं पे कार्रवाई हुई और जेल गए हो। नहीं दे पाएंगे ये। आपने चौहान साहब बहुत अच्छी रिपोर्ट प्रस्तुत की, शुरुआत में आपने पूरा ब्रेकडाउन दिया। कन्विक्शन रेट आपने खुद बताया कि 0.04% कन्विक्शन रेट है। और इनकी सरकार ने पार्लियामेंट में कहा था कि 2014-15 से लेके 2021-22 तक 888 केस दर्ज हुए, केवल 23 से 24 केसेस में कन्विक्शन हुआ है।
ऐसी सरकार है, केवल ये हथियार बना के आपने जो ये टाइटल चुना है, ये हथियार ही इस्तेमाल कर रही है सरकार। ये हथियार ही है इनका कि विपक्ष को कैसे दबाया जाए, आवाज कैसे दबाई जाए, और ये तानाशाही पे उतर गए। ये एक कड़ी है तानाशाह को तानाशाह बनाने में, जिस तरीके से आज ईडी कार्रवाई कर रही है और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री जी तमिलनाडु में प्रचार करते हैं और कहते हैं। जावेद भाई रोक रहा हूं आपको, जावेद भाई रोक रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, दिल्ली के गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड मंजूर की है। ईडी ने उनकी रिमांड मांगी थी और ईडी चाहती थी कि इससे ज्यादा वक्त मिले, 15 से 20 दिन वो चाहते थे। मिनिमम ईडी की डिमांड थी कि 10 दिन तो उन्हें रिमांड दी जाए। बहुत सारी बातें करनी है केजरीवाल से, बहुत सारी रिकवरी है, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिर्फ 6 दिन की रिमांड दी है। इससे साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी की रिमांड पर रहेंगे और उनसे पूछताछ होती रहेगी। कि इस वक्त दर्शकों के लिए एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो गिरफ्तार हैं शराब घोटाले में, चर्चित शराब घोटाले में, अरविंद केजरीवाल, उनको 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। ईडी की रिमांड पर वो रहेंगे। ये फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट का है। वापस अपने कार्यक्रम मंथन में आते हैं। सवाल कि क्या ईडी राजनीतिक हथियार है या भ्रष्टाचार पर वार है, इस पर बात हो रही है। मलिक जावेद ने बहुत सारी बातें कही। जरा मैं पत्रकारों का रुख कर लेता हूं। अवधेश भार्गव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, जैसा कि भी बीजेपी के नेता ने कहा, बहुत सारी बातें निकल कर आई। ये कहा जा रहा है कि भाई बहुत अरविंद केजरीवाल अगर भ्रष्टाचारी नहीं होते तो भाग क्यों रहे होते। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहा है कि भाई टाइमिंग ये क्यों चुनी गई, आगे पीछे हो सकता था। बीजेपी की दलील है कि भाई अब कार्रवाई तो टाइमिंग देख कर नहीं होगी, इस देश में चुनाव होते ही रहते हैं। आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं इसको? देखिए दुर्गेन जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से एक नेता का उदय हुआ, वो थे अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस के करप्शन के विरुद्ध लड़ाई लड़ करके केजरीवाल आगे आई और आज वही कांग्रेस करप्शन के मुद्दे पर केजरीवाल के साथ खड़ी है। सबसे पहले तो ये घटनाक्रम देखें। दूसरी बात यह है कि जहां तक कॉकटेल का करप्शन है तो राजनीतिक दल जरूर इसको पसंद करते होंगे, लेकिन गालियां सिर्फ नरेंद्र मोदी को मिलती। मंथन हर व्यवस्था में होना चाहिए और मंथन ही अस्तित्व की सतत प्रतिक्रिया भी होती है। अमृत मंथन में जहर भी निकलता है, अमृत भी निकलता है। अगर सब अमृत धारण कर लेंगे तो जहर कौन धारण करेगा? तो इस समय ये जो मंथन हो रहा है वो अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में लड़ करके आगे आए थे और उन्होंने आज वो गालियां किसको, जहर किसको मिल रहा है? रूलिंग पार्टी को। सबसे बड़ी चीज है, आप ये देखिए कि आपको जब मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए आप जी। आपको जब इतनी बार ईडी ने बुलाया, 5-7 बार बुलाया, आप टालते रहे, यानी आपकी नजर में भारतीय संविधान या भारतीय कानून की कोई महत्ता नहीं है। कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं हो सकता। मुझे याद है कि अगर किसी को अच्छा शासक कहा गया, किसी को तानाशाह कहा गया तो इंदिरा गांधी थी, उन्हें भी जेल जाना पड़ा था। तो आप कानून को दरकिनार करते रहे। आज आप कह रहे हैं चुनाव के टाइम में हमारी गिरफ्तारी हो गई, आप पार्टी के लिए चुनाव के टाइम में गिरफ्तारी हो गई। अवधेश जी, कुछ तस्वीरें दिखा दें। अवधेश जी, रोक रहा हूं आपको, दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखा दें। अरविंद केजरीवाल को लेकर जेल जाया जा रहा है, ईडी उन्हें जेल लेकर जा रही है। 6 दिन की रिमांड मिली है। फिलहाल रात उनकी जेल में कटेगी। ये सीधी तस्वीरें, सीधी और अहम तस्वीरें दिल्ली से। उनको जेल ले जाने की तैयारी है, अभी निकलने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। ये सीधी तस्वीरें हैं दिल्ली से, ईडी मुख्यालय से। ये तस्वीरें हैं ईडी के दफ्तर की, ये तस्वीरें हैं कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको 6 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। ईडी की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल रहेंगे। ये सीधी तस्वीरें हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल आपकी स्क्रीन पर निकलते नजर आएंगे। तमाम मीडिया का जमावड़ा वहां पर नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर भेजा गया है ईडी उनके साथ
पूछताछ करेगी, बहुत सारे अहम सबूत भी जुटाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने यह भी कहा है, ईडी को वक्त दिया है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत हाई कोर्ट में पेश करे। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोर्ट ने पूछा था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या सबूत हैं, अगर वो कोई महत्वपूर्ण सबूत हैं तो आप उनको गिरफ्तार करिए, लेकिन वो सबूत भी आपको कोर्ट में रखने होंगे। ये आदेश है हाई कोर्ट का, तो इस लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, रिमांड है अरविंद केजरीवाल की। सीधे वापस फिर अपनी चर्चा में आते हैं, अवधेश भार्गव जी के पास चलते हैं। अवधेश भार्गव जी, आप अपनी बात को पूरा करें कृपया। जब केजरीवाल जी ने ये पॉलिसी बनाई, या मनीष सिसोदिया जी उनके साथ विभागीय मंत्री, उन्होंने पॉलिसी बनाई, आपको मालूम है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ? तो जब आपके 2 मंत्री इतने दिनों से जेल में हैं, तो आपने अभी तक बेगुनाही के सबूत वहां क्यों नहीं रख दिए? आप बार बार कानून को दरकिनार करते रहे, टालते रहे, संबंध की अनदेखी करते रहे। आप उस समय अदालत क्यों नहीं गए? आप एक ही बात चिल्लाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती। जब आपको अंदेशा था तो आपने अपनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया? कुल मिलाकर के कविता ने, ईडी तो तब आपके पास आई जब के कविता ने आपका नाम ले लिया है, और के कविता इसमें आरोपी है क्योंकि उसकी कंपनी को लाभ हुआ है। तो इस समय राजनीति की चूलें हिली हुई हैं। अब जेल से जहां तक आपको चलाने का, सरकार चलाने का अधिकार है, तो आप देखिए कोई भी व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है तो मौलिक अधिकार उसके निलंबित होते हैं, निरस्त नहीं होते, और जब सजा हो जाती है तो मौलिक अधिकार उसके निरस्त हो जाते हैं। तो जब आपके मौलिक अधिकार निलंबित है तो आप जेल से कैसे सरकार चलाएंगे? तो कुल मिलाकर के आपके पास अगर ऐसे कोई सबूत है तो आप रखिए, आप जनता को बताइए। आपने इतना मौका मिला आपको, आप अपने 2 मंत्रियों को नहीं छुड़ा पाए पहले। अगर आप बेगुनाह थे तो आप अपनी पॉलिसी रखते वहां पर, आप बताते कि नहीं इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ठीक है। तो आज जो सिर्फ जनता को बरगलाना, जनता के बीच में भ्रम पैदा करना। अब देखिए ईडी ने कांग्रेस का खाता भी सीज कर दिया। वो कह रहे हैं हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, यानी उन्हें पता चल गया कि वाकओवर दे रहे। तो कुल मिलाकर ये जनता के दिमाग में भ्रम पैदा करना है। कानून को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। अगर आप बेगुनाह है आप अपने सबूत लाइए। ठीक बात है, ठीक बात। ये सीधी तस्वीरें पहले देख ली जाए, फिर रुख करेंगे संजय श्रीवास्तव का। केजरीवाल को लेकर ईडी निकली है जेल में उनका दाखिला करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं, दिल्ली की तस्वीरें हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कभी इसी तरीके की लाव लश्कर और काफिले के साथ में निकलते थे, आज उन्हें ईडी लेकर जा रही है। गिरफ्तार हैं वो, अभी इस्तीफा नहीं दिया है, कह रहे हैं जेल से ही सरकार चलाएंगे। ये सीधी और अहम तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए। दिल्ली से ओझल, आंखों से ओझल, कैमरे से ओझल, सीधे डिबेट पर संजय श्रीवास्तव का रुख करूंगा। संजय श्रीवास्तव, अवधेश भार्गव जी ने बहुत सारे सवाल उठाए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत सारे सवाल उठाए। वो कह रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार है तो आप अपने लोगों को छुड़ा लेते, बहुत सारी चीजें कर लेते, तो इसमें फिर राजनीति कहाँ है? तो भ्रष्टाचार परवार है, राजनीतिक हथियार कैसे हुआ ये? संजय श्रीवास्तव। अब बिल्कुल ठीक बात कही दुर्गेंद्र जी आपने कि वरिष्ठ पत्रकार ने जो सवाल उठाए, बीजेपी के नेता ने जो सवाल उठाए, प्रवक्ता ने, कि भ्रष्टाचार पर वार है। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें आप गिरफ्तार कर पा रहे हैं, जिस वजह से उन्हें रिलीफ नहीं मिल रही है। अभी 8 दिन के 6 दिन के लिए इन्हें रिमांड पर ले लिया गया है, आगे रिमांड पर और बढ़ती रहेगी। जैसे कि संजय सिंह के प्रोसेस में है, मैं बताना चाहूंगा कि जब सुनवाई होती है तो कुछ सुनवाई नहीं होती कोर्ट में। कई बार मैं भी गया हूं, मिलने के बहाने से कोर्ट के अंदर गया, और वहां होता है कि अगली तारीख पहले ही तय हो जाती है। इस पक्ष से कुछ नहीं सुना जाता, उस पक्ष से जो दलीलें होती है उसके आधार पे 15 दिन, 1 महीने, 20 दिन ऐसे तारीखें बढ़ती रहती हैं। ये जग जाहिर है। और जो आपने कहा कि ये भ्रष्टाचार पे वार है, लेकिन जो दूसरी संजय जी रोक रहा हूं माफी के साथ। संजय जी मैं रोक रहा हूं, आपका तारतम्य तोड़ रहा हूं। आतिशी मंत्री दिल्ली सरकार के कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रही हैं।
क्यों? क्योंकि इस देश में पीएमएलए एक ऐसा कानून है जिसके तहत बेल मिलना लगभग असंभव है। हमने देखा है कि किस तरह एक के बाद एक विपक्ष के सारे नेताओं पर ईडी के माध्यम से पीएमएलए पर केस करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से चुनाव को जीतना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी ईडी के पीछे छिपकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। इसका एक उदाहरण हमने मात्र 1 घंटे पहले देखा कि भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल ईडी द्वारा जमा की गई रिमांड एप्लीकेशन को सारे मीडिया चैनल्स को भेजता है। जैसे कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी का कोई संगठन का हिस्सा है जो भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रेस रिलीज इशू कर रहा है। आज यह बिल्कुल साफ है कि ईडी पिछले 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद ₹1 का भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं ढूंढ पाई है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन, 500 से ज्यादा अफसर, हजारों रेड्स, लेकिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास, किसी भी मंत्री के पास ₹1 भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिले हैं। फिर भी आम आदमी पार्टी के नंबर 1 नेता, नंबर 2 नेता, नंबर 3 नेता, नंबर 4 नेता सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया है। जो ईडी का सारा केस है वो कैसे बना है? ईडी ने जो अपनी एप्लीकेशन जमा करी है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे गवाहों के बयान के आधार पर है जो डराकर, धमकाकर उनसे लिए गए हैं। इसका प्रमुख उदाहरण राघव मगुंटा 16 सितंबर को बयान देते हैं कि वो दिनेश अरोड़ा को नहीं जानते, अरुण पिल्लई को नहीं जानते, विजय नायर को नहीं जानते, आम आदमी पार्टी के किसी कुल मिलाकर साफ साफ तौर पर यह कहा गया कि उन लोगों के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है, जो खुद ही इस मामले में लिप्त हैं या उन लोगों ने वो सरकारी गवाह बन गए हैं। ये सारी बातें अभी आतिशी मरलेना कह रही हैं। तो सीधे संजय श्रीवास्तव की तरफ रुख करता हूं। संजय जी, आतिशी मरलेना ने बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं पीएमएलए एक्ट को लेकर, बहुत सारी चीजों को लेकर। हाँ बिल्कुल दुर्गेश जी, बहुत सारी चर्चाएं हो गई हैं। मुझे लगता है समय बहुत कम होगा, मैं बहुत कम शब्दों में कुछ चीजें कहना चाहता हूं। सवाल राजनीतिक हथियार को लेकर सरकार पर इसलिए उठता है कि ये ईडी, सीबीआई और आईटी की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों होती है? बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, यही सब ये कार्रवाई क्यों हो रही है जिन स्टेट में अदर गवर्नमेंट की सरकारें या तो हैं या विपक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है? क्या एक भी मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी के किसी सरकार में अधिकारियों के खिलाफ ऐसा नहीं आया जिस पर ईडी, सीबीआई, आईटी की कोई रेड हुई हो? कर्नाटक के चुनाव में जिस कांग्रेस के नेता के पास से 6 करोड़ रुपए बरामद किए गए वो भाजपा में मिल गया चुनाव के पहले ही, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना आईटी ने रेड की, ना ईडी ने रेड की और ना ही सीबीआई ने कोई पकड़ की। तो जहां पैसे मिल रहे हैं वहां भी कार्रवाई से छोड़ दिया जाता है। ऐसे अभी तमाम प्रवक्ताओं ने लिस्ट गिनाई जो कांग्रेस के कि कितने बड़े बड़े, हेमंता बिस्वा शर्मा, अशोक चौहान, अजीत पवार, सारे लोग दूध के धुले हो गए क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए। संजय जी एक बार फिर रोकना पड़ेगा आपको। स्मृति ईरानी, संजय जी मैं आपको फिर एक बार माफी के साथ में रोक रहा हूं। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री भी कुछ कह रही है अरविंद केजरीवाल के पूरे प्रकरण पर। संजय जी, आज कोर्ट में सीबीआई और इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत, पीएमएलए के अंतर्गत
जितने केसेस दाखिल हुए थे और जो विविध कोर्ट्स के सम्मुख पेश हुए, उसके खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल के लॉयर्स ने कोई स्पेसिफिक मंतव्य नहीं दिया। ऐसा अगर आप ऑनलाइन लीगल प्रोसीजर्स को रिपोर्ट करने वाली एंटिटीज का भी खाका पड़े तो ध्यान में आता है। केस के कुछ तथ्य हैं जो जानकारी में आता है कि आज कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत हुए। एक कि 4/9/2020 दिल्ली सरकार एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है। उस कमेटी का बनना, ये ऑर्डर देने वाले, इशू करने वाले व्यक्ति का नाम है मनीष सिसोदिया। एक्सपर्ट कमेटी को चेयर करते हैं तब के एक्साइज कमिश्नर, और इस कमेटी ने 13/10/2020 अपनी रिपोर्ट सबमिट की, ऐसा जानकारी में आता है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट 31 दिसंबर 2020 में सार्वजनिक की जाती है और 14,671 फीडबैक्स आते हैं। ये सब अरविंद केजरीवाल जी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मीटिंग में 5/2/2021 में प्रस्तुत होते हैं ताकि इसे एग्जामिन किया जाए। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनता है उसमें 3 मुख्य लोग हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि जो कोर्ट के सम्मुख दस्तावेज प्रस्तुत हुए हैं उसमें यह साफ इंगित है कि इन दस्तावेजों में लगातार वो तथ्य रख बिना रहे हैं, किसी एक हवाला दे रहे हैं किस तरीके से मीटिंग हो, क्या हो, पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ईडी ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया, सीधे रुख संजय श्रीवास्तव को एक बार फिर करेंगे क्योंकि उनकी बात अधूरी रह गई थी। संजय जी, अपनी बात को कंप्लीट करिए। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि इसे ही देख लीजिए कि आज तमाम राष्ट्रीय चैनलों पर मामला केजरीवाल से जुड़ा है। लीगल प्रोसिक्यूटर या लीगल लोग, वकील, लॉयर, इनकी बाइट्स नहीं आ रही हैं, ये टीवी स्क्रीन पर नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आज बयान देने, संबित पात्रा भी प्रकट हो गए, रविशंकर प्रसाद भी प्रकट हो गए, अनुराग ठाकुर भी प्रकट हो गए, मनोज तिवारी भी आ गए, अब स्मृति ईरानी भी आ गई। अब ये बैटिंग करी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जैसे लग रहा है इनके खिलाफ कोई मामला था और वो हो गया है और ये सफाई देने पहुंच गए हैं। तो ऐसा क्या है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं से स्क्रीन पर कम पूछताछ हो रही है मामले को लेकर और लीगल प्रोसिक्यूटर्स को नहीं बुलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लग गई है। तो ये चुनावी खेल है और चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे अपनाए जा सकते हैं वो मोदी जी पिछले 6 महीने से उसकी पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसी पर भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है कि कैसे विपक्ष में फूट डालो। इंडिया गठबंधन ही नहीं बनने देना था, बन गया तो कैसे एक एक नेताओं को ईडी और सीबीआई लगाओ और उनको जेल भेजो, बंद रखो जिससे वो मंच पर बोलने ना पाए। अरे भाई, तो सारे नेताओं को, राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, ममता बनर्जी को और जो 1-2 बचे हो, भगवंत मान और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, सबको बंद कर दो। कोई टीवी स्क्रीन पर आएगा ही नहीं, ना प्रचार होगा ना प्रसार होगा। आप 400 नहीं 543 सीटें आराम से जीत लीजिए, आप ही का प्रचार होगा। आप चाहते हैं कि आप ही स्क्रीन पर रहे तो आप ही रहे। तमाम राष्ट्रीय चैनल क्या कर रहे हैं, अपना कॉन्क्लेव करते हैं, उसमें से कटिंग काट के और उसे दिन भर में 50 बार चलाते रहते हैं। क्या चुनाव आयोग को ये नहीं देखना चाहिए कि ये प्रचार में आता है जो चीजें? हाँ, आज इस बात को कहा है चुनाव इंडिया ब्लॉक के नेता संजय जी, इंडिया ब्लॉक के नेता आज मिले हैं चुनाव आयोग से, उन्होंने कहा इस बात को जी। और बीजेपी का प्रचार करना है। जब मंच पर बीजेपी का प्रचार कर सकते हैं और मंच पर नेताओं की तारीफ करते हैं, ऐसे चैनलों से क्या उम्मीद की जाए कि वो किस तरीके के न्यूज परोसेंगे और क्या परोस रहे हैं? दिन भर में 50 बार से ज्यादा दुर्गेन जी, एक बड़ा राष्ट्रीय चैनल, शर्म की बात है, वो प्रचार कर रहा है। कटिंग काट के उनकी पूरी विकास की नीतियों को बताते हैं और उसका प्रचार किया जाता है। शर्म आती है चुनाव आयोग पर। मैं तो खुलेआम कहता हूं, मैं नहीं डरता
और चुनाव आयोग से नहीं डरता, ना बीजेपी सरकार से डरता हूं, ना मोदी जी से डरता हूं। निर्भीक होकर कह रहा हूं कि शर्म आती है चुनाव आयोग से। चुनाव आयुक्तों की जब ऐसी नियुक्तियां होंगी तो वो क्या करेंगे? कठपुतली बनकर बैठे हैं चुनाव आयोग में। ठीक है और संजय कोई जी, कार्रवाई नहीं करते। नाराज मत हुए ज्यादा होंगी संजय जी। सरकार की तरफ की शिकायतें होंगी, नहीं सुनेंगे वो। बीजेपी के खिलाफ शिकायत होगी, नहीं सुनेंगे। ठीक है, विपक्ष के खिलाफ उनके ठीक पास है। ना मैं लौटता हूं संजय श्रीवास्तव, मैं लौटता हूं, अभी लौटता हूं। महेंद्र सिंह को जरा चर्चा में शामिल कर लें, चूंकि अब समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है। महेंद्र सिंह माफ कीजिएगा, संजय श्रीवास्तव ने बहुत अहम सवाल उठाए हैं और अगर पूरी लिस्ट को देखें तो 85% विपक्ष के नेता हैं, सत्ता पक्ष का नेता भी जो बहुत विपक्षी नेता इस बात का सवाल भी उठा रहे थे, कुंवर जपेंद्र से पूछ भी रहे थे, अभी मैं उनके पास जाऊंगा। इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति है या भ्रष्टाचार पर साफ नियत से किया गया वार है? महेंद्र सिंह। एक आंकड़े के साथ मैं अपनी बात कहता हूं। दरअसल मोदी के समय में 2014 से 2022 के बीच में जो ईडी ने मामले दर्ज किए हैं उसमें 121 मामले हैं, जिसमें 115 मामले विपक्षी दलों पे हैं। ये स्कोर होता है 95%। वहीं अगर यूपीए सरकार के समय में देखा जाए तो 26 नेताओं पे मामले दर्ज हुए थे, जिसमें 14 विपक्षी नेता थे, यानी 54% स्कोर। तो आप सोचिए कि 95% विपक्ष के नेताओं को अगर उन पे केस दर्ज होते हैं तो और कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि ये राजनीतिक तौर पर प्रेरित मामले हो सकते हैं। अब रही बात कि क्या भ्रष्टाचार को वाकई खत्म करना चाहते, तो अगर भ्रष्टाचार को वाकई खत्म करना चाहते हैं तो बंगाल का शारदा चिट फंड घोटाला, जिसमें कि बड़े बड़े नेता शामिल थे और बड़े आरोप लगते थे, वो सारे बीजेपी में आ गए, मामले दब गए। ऐसे ही महाराष्ट्र का आदर्श आवास घोटाला था, उसमें भी बड़े बड़े लोग शामिल थे, मामले चल रहे थे, वो इनकी पार्टी में आ गए, तो वो मामले क्लीन चिट मिल गई, वो उनमें कोई प्रोसिक्यूशन कुछ नहीं होना। तो और जो कन्विक्शन रेट है वो भी बहुत कम है सीबीआई और ईडी का। तो साफ जाहिर है कि ये, अगर आप साफ साफ कहें तो ये कह सकते हैं कि ये पूरा खेल राजनीतिक है। भ्रष्टाचार खत्म करने का कोई एक तरीके से कहा जाए कि उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात है। हाँ, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार खत्म करना होता तो निष्पक्ष तरीके से जो एजेंसियां काम करती हैं उनको करने देना चाहिए। अब 95% का विपक्ष के लोग, सारे के सारे विपक्ष के लोग ही भ्रष्टाचार करते हैं, एक भी बीजेपी। महेंद्र सिंह, लेकिन इसको इस तरह भी तो देख सकते हैं महेंद्र सिंह कि विपक्ष के लोग ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस तरह भी तो कह सकते हैं आप। सत्ता पक्ष के लोग बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं आप। एक पक्षी बात हम कैसे कह सकते हैं पत्रकार होके? तो इतना निष्पक्ष होकर एजेंसियां काम कर रही हैं। आप देखिए, केवल और केवल उनको विपक्ष के नेता ही भ्रष्टाचार करते हुए देख रहे हैं, और जो जिनमें सरकार में जो शामिल है, खासतौर पर जो केंद्र सरकार है उसके अंतर्गत आती है एजेंसियां, तो वहां उनकी राज्य सरकार में वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं, वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं, वहां बिल्कुल सब कुछ दुरुस्त है, सब कुछ अच्छा है। तो इसलिए इन पे सवाल उठते हैं कि भ्रष्टाचार, आखिर ये राजनीतिक कार्रवाइयां हैं वाकई में भ्रष्टाचार पर। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कुंवर जपेंद्र, बहुत सारी उंगलियां, अगर एक उंगली आप सामने उठाएंगे बहुत सारी उंगलियां आपकी तरफ उठेंगी, क्योंकि दूध के धुले आप भी नहीं है। बोलिए। हम तो खुलेआम स्क्रीन से कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण है कि या राज्य में या केंद्र में, तो आप दीजिए। आप देखिए कैसे कार्रवाई नहीं होती। अभी हम अपना ही घटनाक्रम सुनाए, उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला हुआ था और हम सब लोगों ने चैनलों पे बैठे, भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग 6-6, 7-7 महीने तक जेल में सड़ते रहे। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भ्रष्टाचारी है, वो चाहे किसी भी दल से संबंधित हो। भ्रष्टाचार की वजह से इस देश के अंदर जो ये भ्रष्टाचार का जहर एक अमृत के रूप में देने का प्रयास करा था कांग्रेस ने, अब उसका अंतिम समय आ चुका है कि आम आदमी पार्टी ने जिस आंदोलन के नाम से सत्ता हथियाई, वो सत्ता हथियाने के बाद एकदम बदल गए। और वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने ये ठान लिया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही है। ठीक है। अब जपेंद्र भाई रोक रहा हूं आपको, अब जपेंद्र भाई रोक रहा हूं, मेरे पास कुछ सेकंड है। जपेंद्र भाई अब कुछ सेकंड है, जरा इस पे जवाब लेने दीजिए बाकी लोगों का। मलिक जावेद, आप लोग जहर घोलते रहे, भ्रष्टाचार का जहर, जल्दी से जवाब दीजिए।
मैं ये कहना चाहूंगा, कर्नाटक का एक नेता है बसंत गौड़ा, उसने कहा अगर मेरे ऊपर कार्रवाई की मोदी जी ने या बीजेपी ने तो 40,000 करोड़ का जो कोविड में घोटाला हुआ था कर्नाटक सरकार में, उसकी पोल खेल दूंगा, कार्रवाई करो। द्वारका एक्सप्रेसवे में 250 करोड़ का 1 किलोमीटर रोड बनाया, कार्रवाई क्यों नहीं करी? DHFL घोटाला 28,000 करोड़ का गुजरात में हो जाता है, कार्रवाई क्यों नहीं करी? 25,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, कार्रवाई क्यों नहीं करी? ऑन स्क्रीन कहना आसान है, प्रमाणिकता पेश करना मुश्किल है। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने देश को लूट लिया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। PM केस की जांच करा लो। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से क्लैरिटी लाने का काम किया है। ठीक है। आप दोनों शांत होइए। प्रखर, एक 5 सेकंड का रिएक्शन में खत्म करूंगा कार्यक्रम। प्रखर, जल्दी से। दुर्गेन जी, जैसे जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उनको कुछ नाम दिए दे रहा हूं जो इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट ही ने इनके खिलाफ कार्रवाई करी थी। एक नाम है अजीत पवार का, एक नाम है हेमंत विश्वकर्मा का, एक नाम है छगन भुजबल का, एक नाम है शुभेंदु अधिकारी का, एक नाम है BS येदियुरप्पा का, और हाँ, इनको एक आखिरी नाम मैंने और दिया है, लश्कर भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से संजय सरोज जो पाकिस्तानी के इशारों पे फंडिंग करता था, टेररिस्ट के खिलाफ फंडिंग करता था, टेररिस्ट गुटों को, उनको इनका नाम भारतीय, इनका नाम, आप लोग झूठे आरोप लगाते हैं एक अच्छे नेता, ईमानदार नेता पे क्या बात करते हैं? मैं एक बात और करूं दुर्गेन जी, मुझे बस एक बात और करिए। आप लोग किसी को लश्कर कह देते हैं भाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, ये अगर धारा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छुप कर जिस तरह सेक्शन 5 PMLA को संशोधित करा है, एक बार अगर 50 PMLA एक्ट हटा दे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं आधी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी भाग जाएगी। इनके नेता MPMLA से भाग ठीक है। वक्त नहीं मेरे पास, वक्त नहीं, बस 5 सेकंड जल्दी से। महेंद्र सिंह, जल्दी से रिएक्ट करिए, 5 सेकंड। जी, दरअसल जो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कह रहे कानून बड़ा सख्त कर दिया गया है, तो ये कानून जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ रही थी, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए ये सभी को भ्रष्टाचारी कह रहे थे और कह रहे थे कानून सख्त होने चाहिए। तो एक नजरिया ये भी है कि आम आदमी पार्टी अब उन्हीं कानूनों को कह रही है कि कानून थोड़े से सख्त ज्यादा है। मलिक जावेद फंसे हुए दोनों तरफ, दो पार्टों में फंस गए हैं। पहले ये भी भ्रष्टाचारी कहते थे, अब ये साथ खड़े हैं। संजय श्रीवास्तव बहुत जल्दी रिएक्ट करिए, 10 सेकंड जल्दी से। बस मैं कंक्लूड ये कर रहा हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा जिस दिन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन किया, उस दिन हरियाणा में बाउंडर हुआ। उसी तरीके से जैसे जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे बढ़ते जाते हैं, ये कुछ ना कुछ करके उसकी खबरों को खा जाते हैं, और मामला और कुछ नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड में फंसी हुई बीजेपी इस तरीके की चीजें षड्यंत्र के तहत कर रही है, जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड की खबरें ना तो टीवी स्क्रीन पर दिखे, ना अखबारों में दिखे, और न जनता के बीच जाए, उनकी कलई खुले और चुनाव में उनकी फजीयत। ठीक है, अवधेश जी 5 सेकंड जल्दी से कंक्लूड करिए। अवधेश जी देखिए, देश जो है वो सहानुभूति पर चलता है। सहानुभूति के सहारे लोग 400 सीटों से ज्यादा ले गए। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी नासमझ राजनीतिक दल तो नहीं है कि वो चुनाव के समय में इनको सहानुभूति दे देगी। अरे वो कांग्रेस आज सोशल मीडिया में वो वीडियो चिल्ला कर कह रहे हैं कि केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज वही कांग्रेस बता रहे हैं कि केजरीवाल को गलत गिरफ्तार किया है। तो कुल मिलाकर के इसका सामना केजरीवाल जी को ही करना है। न्यायालय में मामला जा चुका है, अपने आप को बेगुनाह साबित करना है, और वो अपने आप को बेगुनाह साबित करें। बहुत शुक्रिया कुंवर जपेंद्र, मलिक जावेद, अवधेश भार्गव जी, महेंद्र सिंह, संजय श्रीवास्तव और प्रखर श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का समूल नाश हो, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा भ्रष्टाचारी तेरा भ्रष्टाचारी। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का